हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सरस्वती इंस्टीट्यूट में। तो दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने 18 नवंबर 2012 का सेट लगाया था, जिसके आपके 15 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिए थे। बाकी के बचे 15 क्वेश्चन हैं वो आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे और इसके बाद में नेक्स्ट जो आपका PYQ सेट है वो कंप्लीट करेंगे। और अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी हैं, जो बाकी के सेट PYQ में करा चुकी हूँ, 2-3 सेट आपके हो चुके हैं, वो आप देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, वहाँ से आप सारे सेट को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आपका सीटेट का एग्ज़ाम दिसंबर में होना है और उसके अकॉर्डिंग आपका जो टाइम है वो बहुत कम बचता है। देखते देखते आपका टाइम पता नहीं चलेगा कब आपका टाइम बीत गया। और क्योंकि आपके बीच में दीपावली पड़ेगी और दीपावली के टाइम पे आपका अक्टूबर चला जाएगा, नवंबर में भी आपकी सर्दियाँ पड़ने लगेंगी, फिर आप जो है आलस करने लगेंगे पढ़ने में। इसलिए अभी से पढ़ते चलिए ताकि आपका जब एग्ज़ाम आए तो आपकी तैयारी अच्छे से हो जाए। तो हम एक एक करके सारी PYQ सेट कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद में आपके जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक बचेंगे वो हम आपको अलग से करा देंगे। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, एक एक करके सारे टॉपिक हम पढ़ लेंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। CDP सेट है ये हमारा, और CDP के सारे सेट कंप्लीट करने के बाद में हम EVS का सेट करेंगे और उसके बाद में हिंदी और इंग्लिश संस्कृत जो भी आपके बचते हैं सब्जेक्ट वो सब कंप्लीट कर लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। क्वेश्चन नंबर 16 है, आंशिक पुनर्वलन से क्या तात्पर्य है, यानी कि इसमें से 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं इसमें से क्या सही है। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सतत पुनर्वलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। यानी कि आंशिक पुनर्वलन की परिभाषा आपको बताना चाहें तो ये होती है कि जब बच्चा सीख रहा होता है, यानी कि जब सीखने की कोशिश कर रहा होता है, तो बच्चे को ये नहीं लगना चाहिए कि मैं कहीं भी अटक गया तो मुझे टीचर जो है वो बता देंगे। ऐसा उसको बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए और वो अपने आप से सीखने की कोशिश करता रहे, ये उसको फ़ील होना चाहिए। तो आपको आंशिक पुनर्वलन के रूप में, मतलब जैसे कि आपको लग रहा है कि बच्चा सच में नहीं कर पाएगा या उससे होगा ही नहीं, तभी आपको आंशिक पुनर्वलन देना है। और सतत पुनर्वलन अगर आप बच्चे को देंगे तो बच्चे की आदत पड़ जाएगी सतत पुनर्वलन की और बच्चा खुद से सीखने की कोशिश नहीं करता है। इसलिए आंशिक पुनर्वलन जो है वो सतत पुनर्वलन से ज़्यादा प्रभावी होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से सर्वाधिक किसे बढ़ावा देगा। तो एक विद्यालय है, ये अपने शिक्षकों में सबसे ज़्यादा बढ़ावा किसको देगा। इसका हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति का। तो एक विद्यालय है वो अपने टीचरों में, यानी कि जो भी आपके टीचर्स होंगे उनमें प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति का बढ़ावा देगा, ताकि जो टीचर हैं वो एक दूसरे से ज़्यादा बेस्ट करने की कोशिश कर सकें। ऐसा आपको बच्चों के बीच में नहीं करना है, हाँ, लेकिन जो टीचर हैं उनके बीच में आप ये कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से अंतः विषयी अनुदेशन का सर्वोत्कृष्ट लाभ कौन सा है। इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्यार्थियों को सीखे गए ज्ञान का बहु संदर्भों में अनुप्रयोग करने और सामान्यीकृत करने के अवसर प्रदान करना। तो अवसर जहाँ पर भी आपको दिख जाएगा वहाँ आपका पॉजिटिव पॉइंट होता है, और इसका मतलब ये होता है कि आपको जो बहु संदर्भ हैं उनका प्रयोग करने के लिए बच्चों से कहना और सामान्यीकृत करने के अवसर देना, ये आपके लिए बेस्ट होता है। इसलिए सबसे जो सर्वाधिक लाभ जो होगा वो यही होगा कि विद्यार्थियों को सीखे गए ज्ञान का बहु संदर्भों में उपयोग किया जाए और सामान्यीकृत करने के अवसर दिए जाएं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है, वे शिक्षार्थी जो समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा रखते हैं उनके पास क्या होता है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निष्पादन उपागम अभिविन्यास होता है। तो ऐसे विद्यार्थी जो समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा रखते हैं निष्पादन उपागम अभिविन्यास में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, शिक्षक निम्नलिखित में से किसके अलावा सभी को करते हुए समस्या समाधान को विद्यार्थियों के लिए मज़ेदार बना सकता है। तो हमसे पूछा गया है कि ये 4 ऑप्शन हैं, इनमें से कौन सा एक ऑप्शन है जो नेगेटिव पॉइंट है, यानी कि जो आपको नहीं करना है, बाकी के 3 पॉइंट आपके लिए सही हैं। तो इनमें से सबसे नेगेटिव पॉइंट हमको देखना है। तो पहला हमें दिया गया है सृजनात्मक चिंतन के लिए असीमित अवसर उपलब्ध कराने, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, ये सही है। सेकंड ऑप्शन है, जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हों तो उनसे परिपूर्णता की अपेक्षा करना, तो अपेक्षा करना ये हमारा नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। और सी ऑप्शन हमारा है, मुक्त अंत वाली सामग्री
उपलब्ध कराना यानी कि मुक्त अंत, ये भी हमारा पॉजिटिव पॉइंट होता है। और डी ऑप्शन है मुक्त खेल के लिए समय देना, ये भी हमारा पॉजिटिव पॉइंट हो जाएगा। तो हमारा नेगेटिव पॉइंट इसमें ऑप्शन नंबर बी है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो हमसे नेगेटिव पॉइंट ही पूछा था, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? भाई इस पे आप मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है ये हमसे, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट आप इस पे लगा लीजिएगा। भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है वो रूपिम होती है, इसको याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ये आपके सीटेट के एग्जाम में हर बार पूछा जाता है, इसलिए इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, बहुबुद्धि सिद्धांत निम्नलिखित निहितार्थ देता है सिवाय किसके? तो इससे भी हमसे नेगेटिव पॉइंट पूछा है कि बहुबुद्धि सिद्धांत है उसके बारे में कौन से कथन सही हैं और कौन सा गलत है। तो अगर आपने बहुबुद्धि सिद्धांत नहीं पढ़ा है तो मैंने वो वीडियो डाल दी है। हावर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था और उन्होंने 8 अलग अलग प्रकार की बुद्धि बताई थी। जो 8 अलग अलग प्रकार की बुद्धि हैं वो कौन कौन सी हैं वो आपको उस वीडियो में सारी जानकारी मैंने बताई है, तो आप वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। उसकी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, नहीं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ सीटेट की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से आप वो वीडियो देख सकते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका बहुबुद्धि का सिद्धांत। ये सीटेट के हर एग्ज़ाम में हर बार कम से कम इससे 2 क्वेश्चन तो पूछ ही लिए जाते हैं। तो हावर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है कि बहुबुद्धि सिद्धांत का निहित अर्थ कौन सा है। 3 ऑप्शन हमारे सही हैं और 1 गलत है, तो हमको गलत ऑप्शन चुनना है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बुद्धि प्रक्रमण संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय समाधान के लिए किया जाता है। तो इसको हम नेगेटिव मानेंगे, बाकी के तीनों हमारे सही हैं, इसलिए हमसे नेगेटिव पॉइंट पूछा गया था। ये देखिए सिवाय लिखा है, और तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है? तो हमारा करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि। अगर कोई बच्चा अपने आप से अपनी व्यक्तिगत संतुष्टि के लिए, लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मोटिवेटेड है, तो आप ये मान लीजिएगा सबसे अधिकतम सीखने की जो प्रक्रिया है वो वहीं पर होगी। तो व्यक्तिगत संतुष्टि के लिए लक्ष्यों को प्राप्त करने की जो प्रक्रिया होती है वहाँ पर सीखने के लिए अधिकतम रूप से प्रेरित बच्चा होता है। तो इसको याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और असफलता से बचने के लिए अप्रेरणा, ये आपका नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा। बहुत सरल व कठिन लक्ष्यों का चयन करने की प्रवृत्ति, ये भी आपका नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा। और बाह्य कारक, ये भी नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 है, बुद्धि लब्धांक सामान्यतः रिक्त स्थान रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होते हैं। तो हमसे पूछा गया है बुद्धि लब्धांक जो होते हैं वो सामान्यतः किस रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होते हैं? ऑप्शन नंबर ए, उच्च रूप से शैक्षणिक निष्पादन से सम्मानित होते हैं। तो IQ जो होता है वो शैक्षणिक निष्पादन से उच्च रूप से संबंधित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, इस पर आप मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा, कई बार पूछे गए क्वेश्चन है। तो 16 वर्षीय बच्चा है, बुद्धि लब्धांक परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है और उसकी मानसिक आयु क्या होगी? तो 16 वर्षीय बच्चा है, यानी कि ये इसकी वास्तविक एज हो जाएगी, और बुद्धि लब्धि जो दी गई है वो दी गई है 75 अंक, यानी कि उसका IQ लेवल हो जाएगा, IQ लेवल उसका हो जाएगा 75, और उसकी वास्तविक एज यानी कि आपकी CA हो जाएगी 16 वर्ष। और हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है IQ लेवल बराबर मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु, तो इंटू 100, ये हमारा फॉर्मूला होता है। इसको आप याद रखिएगा, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100, ये IQ का फॉर्मूला होता है। इसमें आपको ये सारी वैल्यू पुट कर देनी है और आपका आंसर जो आ जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आपकी 12 मानसिक आयु निकल कर आ जाएगी। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हमसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर बार सीटेट के एग्ज़ाम में, इसलिए इसको अच्छे से कर लीजिएगा। 26 है, विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय रिक्त स्थान जरूर होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय विद्यार्थियों का समावेशन जरूर होना चाहिए। तो ये आपको याद रखना है।
क्वेश्चन नंबर 27 है, सफल समावेशन को निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है सिवाय। तो ये आप ध्यान रखिएगा कहाँ हमसे क्या पूछा गया है। आपसे नेगेटिव पॉइंट पूछा गया है तो आपको नेगेटिव ही बताना है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें होती हैं जो सफल समावेशन के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं, संवेदनशील बनाना, अभिभावकों की भागीदारी भी होती है और क्षमता संवर्धन भी होता है। तो ये हमारे नेगेटिव पॉइंट नहीं है, इसलिए हमारे ये तो सही हो जाएंगे। बाकी हमसे पूछा गया है कि किसकी आवश्यकता नहीं होती है, तो पृथक्करण की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सफल समावेशन में पृथक्करण की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि इन तीनों की आवश्यकता होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 है, विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका कौन सा हो सकता है। तो लिंग भेदभाव के लिए बचने के लिए आपको सबसे बेस्ट तरीका क्या है, ये हमसे पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहारों का अधिसंज्ञान होना ज़रूरी होता है। तो ये हमारा बेस्ट तरीका है। बाकी के ये तीनों ऑप्शन हमारे गलत हो जाएंगे। ये गलत क्यों हैं ये भी देख लेते हैं। पुरुष एवं महिला शिक्षकों को समान संख्या में भर्ती करना, तो ये ऑप्शन इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर लिंग भेदभाव है, इससे बचने का सर्वोत्तम तरीका ये नहीं हो सकता है। और विद्यालय में लिंग भेदभाव को दूर करने के लिए नियम बनाना और कड़ाई से उसका पालन करना, तो नियम और कड़ाई से पालन करना ये हमारे नेगेटिव पॉइंट होते हैं। बाकी डी ऑप्शन आपका संगीत प्रतियोगिता के लिए लड़कियों की अपेक्षा अधिक लड़कों का चयन करना, तो ये भी ठीक है, लेकिन आपका जो बेस्ट तरीका है वो यही है कि शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहारों का अधिसंज्ञान होना आवश्यक होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित स्थापन किस आधार पर किया जा सकता है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यह वैयक्तिक विभिन्नताओं को संतुष्ट करता है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, विद्यालय में निम्नलिखित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने का निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त तरीका होगा। तो ये हमसे पूछा गया है कि वंचित बच्चे हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए आपका जो बेस्ट तरीका होगा वो कौन सा होगा। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उनके लिए आपको आवासीय विद्यालय खोलना होगा। और बाकी के तीनों ऑप्शन हमारे गलत हो जाएंगे। बच्चों को विद्यालय आने की अनुमति ना देने को कानूनन दंडनीय अपराध बनाया जाए, और विद्यालय द्वारा बच्चों को एकत्रित करने वाले एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाए, और प्रतिदिन घरों से बच्चों को लेकर आएँ। बच्चों को आकर्षित करने के लिए प्रतिदिन रुपए देने चाहिए, ये भी हमारे तीनों गलत हो जाएंगे। तो हमारा करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो इस तरह से हमारी वीडियो आज की यहीं पर समाप्त होती है। बाकी का अगला सेट आपका CDP का आपको कल परसों में मिल जाएगा, और इसकी PDF आपको डाउनलोड करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइएगा, वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। और बाकी आपको CTET के फ्री नोट्स चाहिए हैं तो आप हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर मैंने फ्री नोट्स डाल रखे हैं। PDF आप डाउनलोड कर लीजिएगा और निकलवा लीजिएगा। और जो आपकी हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत है उसको आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा, वो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वहाँ से कम 2 क्वेश्चन आपके हर बार पूछे जाते हैं, तो वो वीडियो आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, और टेलीग्राम की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप सारी चीज़ें डाउनलोड कर सकते हैं। और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इतना पढ़िए और रिविज़न कीजिए, अच्छे से पढ़ते रहिएगा। बाकी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।